दोस्तों, दी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति क्या विचारधारा कहना सही होगा के बारे में जिसने हमारे देश की दिशा और दशा ही बदल दी। हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आप गांधी जी की विचारधारा गांधीवाद को समझ पाएंगे। दोस्तों, आलोचना से इस दुनिया में कौन बचा है? आलोचना तो लोग ईश्वर की भी कर देते हैं, अतः हमारे गांधी जी भी इस आलोचना से परे नहीं हैं। आपने ये पंक्तियाँ सुनी होंगी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग गांधी जी की आलोचना बहुत आसानी से कर देते हैं। हमारी युवा पीढ़ी भी इससे छूती नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे आप मार्केट गए और वहाँ से कुछ लेकर आए और आपने उसका प्रयोग नहीं किया, तो क्या आप उस बारे में कुछ बता सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं कि अमुक वस्तु या चीज़ अच्छी है या ख़राब? नहीं ना। तब आप गांधी जी के बारे में भी बिना पढ़े, बिना समझे, बिना विचार किए आलोचना कैसे कर सकते हैं? पहले आप उनके बारे में अच्छे से समझिए, फिर आप पर डिपेंड है आप उनकी आलोचना करते हैं या प्रशंसा। इस वीडियो में मैं गांधी जी के सामान्य परिचय की बात नहीं करूंगा। आई थिंक आप सब वो जान ही रहे होंगे। गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज मैं आपको गांधी जी की विचारधारा और उनकी रणनीति को बताऊंगा, जिससे उन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे आपकी भी गांधी जी के बारे में अच्छी समझ बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आगे कुछ बताने से पहले एक बात बता दूं कि देश को आज़ाद कराने में बहुत सारी विचारधाराओं का सहयोग रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधीवादी विचारधारा से ही देश को आज़ादी मिली है। बहुत सारे महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अंत में गांधीवादी विचारधारा निर्णायक साबित हुई और हम आज किस तरह से आज़ाद हैं और अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दो चरण, उदारवादी और उग्रवादी, बीत चुके थे, लेकिन भारतीय जनता अभी भी स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रही थी। उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे वे उच्च वर्ग से संबंधित थे, शिक्षित थे, उनका प्रभाव शहरों तक सीमित था। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस समय हमारी जो आबादी थी वो गाँव में बस रही थी। भारत की संपूर्ण जनता, आम जनता ना तो शिक्षित थी और ना ही उच्च वर्ग की, तो उसका समर्थन उदारवादियों को ना मिल सका। इसी प्रकार उग्रवादी विचारधारा को भी आम जनता का समर्थन ना मिला। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि समर्थन नहीं मिला, समर्थन मिला, लेकिन उस हद तक नहीं मिला जिस हद तक मिलने की उम्मीद थी। लेकिन गांधीवादी विचारधारा की खूबियाँ अलग ही थीं। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और उन्होंने सर्वप्रथम भारत के गांव-गांव का दौरा किया। अब आप ही समझ सकते हैं, जब गांव-गांव का दौरा करेंगे तो डायरेक्ट जनता से मिलेंगे, तो डायरेक्ट जनता से उनका जुड़ाव होगा और जनता भी उनसे बहुत जल्दी ही घुल मिल गई। दोस्तों, गांधी जी की कुछ विचारधाराएँ थीं, जैसे सत्याग्रह, जिसका अर्थ था संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति, जिनसे तात्पर्य सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग, जिसमें शामिल था धरना प्रदर्शन, अनशन इत्यादि। अगर गौर करें तो यह भी गांधी जी की एक स्ट्रेटजी थी। देखो, गांधी जी को पता था कि अंग्रेज़ों से हिंसा के बल पर लड़ाई नहीं की जा सकती और संपूर्ण जनता हिंसा के आधार पर आंदोलन से जुड़ेगी भी नहीं। गांधी जी को ये सारी रणनीतियाँ पता थीं और उसी का उन्होंने प्रयोग किया। गांधी जी की एक और विचारधारा थी। गांधी जी साधन साध्य की पवित्रता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। गांधी जी का मानना था कि साध्य, जो कि भारत की स्वतंत्रता है, जिसे पाने के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए, अपवित्र नहीं। कहीं ना कहीं इससे भी आम जनता उनसे जुड़ी। ये भी एक गांधी जी की स्ट्रेटजी ही थी। जैसे साधन साध्य को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो अच्छे नंबर लाना आपका साध्य है और उसके लिए कड़ी मेहनत आपका साधन। इसी प्रकार गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा, वर्ग समन्वय, सामाजिक शिक्षा संबंधी विचार, आर्थिक सिद्धांत आदि विचार थे जो आज भी प्रासंगिक हैं, जिन्हें कभी अगर मौका मिला आपसे डिस्कस करने का तो ज़रूर करेंगे। और अगर आपने रिकमेंड किया मुझे या डिमांड की तो मैं ज़रूर आपसे उनको भी शेयर करूँगा। अब गांधी जी की कार्य पद्धतियों पर नज़र डालते हैं, जिसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में देखा जा सकता है। आप उसे देखेंगे, अगर आप गौर से उसे समझेंगे तो ज़रूर आगे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। गांधी जी का आंदोलन के सक्रिय निष्क्रिय दौर में विश्वास था। यह भी गांधी जी की एक रणनीति थी। गांधी जी मानते थे कि किसी भी आंदोलन में प्रारंभ में ऊर्जा होती है, लेकिन एक समय उपरांत यह ऊर्जा क्षीण होने लगती है। गांधी जी ऊर्जा उत्साह कम होने से पहले ही आंदोलन को स्थगित कर देते थे।
आप आगे जब अभी उनके आंदोलन की हम चर्चाएं करेंगे तो उसमें आप ये रणनीति उनकी खास तौर पर देखेंगे। एक और गांधी जी की रणनीति थी दबाव समझौता दबाव। गांधी जी अंग्रेज़ों पर पहले आंदोलन के जरिए दबाव डालते, लेकिन एक समय उपरांत समझौता कर लेते और पुनः दबाव डालते। दोस्तों, ऐसा अंग्रेज़ों को उलझाते कि पूछो मत। अंग्रेज़ आज तक नहीं समझ पाए कि उनकी रणनीतियाँ थीं क्या, जिस पर आज भी रिसर्च कई सारे देशों में चल रही है। एक गांधी जी की विचारधारा थी, या आप रणनीति ही समझ सकते हैं, नियंत्रित जन आंदोलन पर बल। गांधी जी जानते थे कि अगर आंदोलन अनियंत्रित हुआ तो हिंसा होगी, अंग्रेज जिसका कठोरता से दमन करेंगे। इसलिए गांधी जी पहले ही क्लियर कट कर देते थे कि आंदोलन में वही भाग ले जो उनके रूल्स फॉलो करे। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करें तो गांधी जी साफ मना करते थे कि आप आंदोलन में भाग मत लीजिए। और इसके उपरांत गांधी जी की एक और रणनीति थी साधारण जीवन शैली एवं रचनात्मक कार्य। दोस्तों, एक और स्ट्रेटजी समझिए। गांधी जी की जब आंदोलन स्थगित है, ऐसे में जनता में शून्यता ना आए, तो उसमें ऊर्जा भरने के लिए गांधी जी लोगों से मिलते और रचनात्मक कार्य जैसे स्वदेशी का प्रचार प्रसार, खादी वस्त्र निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन देते। इसी बीच जनता फिर से ऊर्जावान होकर एक नए आंदोलन के लिए तैयार हो जाती। अब आप ही बताइए कि ये सारी रणनीतियाँ एक झटके में तो आई नहीं होंगी। इन सभी के लिए गांधी जी ने पहले से ही तैयारियां कर ली होंगी, तभी तो वो इम्प्लीमेंट कर पाए होंगे। तो आप खुद ही सोचिए, वो अद्भुत इंसान थे या नहीं थे। दोस्तों, आइए अब कुछ प्रमुख आंदोलनों की चर्चा करते हैं जिनमें आपको ये सभी रणनीतियां नजर आएंगी और जिनके बदौलत इस गांधीवादी चरण में आंदोलन ने जनसंघर्ष का रूप धारण किया और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी, सैनिक, किसान, मजदूर, सामान्य जन सभी इसका हिस्सा बने। पहले हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, जो 1920 से 1921 तक चला। दिसंबर 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ। इसका उसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें लक्ष्य रखा गया स्वराज का, और कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की, जैसे सभी वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग आदि। दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा हुई और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, जिसकी आलोचना जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने की। लेकिन अगर आपको ऊपर बताई गई गांधी जी की रणनीतियां ध्यान है तो आप समझ सकते हैं गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, आंदोलन क्यों निरस्त किया। काफ़ी इससे हमारे जो उस टाइम के नेता थे वो नाराज़ हो गए कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप समझ रहे हैं, गांधी जी ने पहले से ही सारी रणनीतियां बना ली थी। उनका एक तो उद्देश्य था नहीं कि एक झटके में भारत आज़ाद हो जाएगा, और ऐसा होता भी नहीं। तभी गांधी जी की रणनीतियाँ चल रही थी, लेकिन लोग शायद ना समझ रहे हो ऐसा। दोस्तों, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी, जैसे पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को बंदूकों इत्यादि के लाइसेंस की स्वीकृति दी जाए। अब दोस्तों, आप ही बताइए, ये मांगे क्या अंग्रेज सरकार मानती? नहीं ना, बस गांधी जी यही चाहते थे और गांधी जी को एक और आंदोलन के लिए मौका मिल गया। अब जनता एक बार पुनः ऊर्जा से परिपूर्ण होकर तैयार थी। गांधी जी को पता था जनता में अब ऊर्जा पूर्ण रूप से भरी पड़ी है और अब वक्त है एक नया आंदोलन शुरू करने का। दोस्तों, नया आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में ये हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह की शुरुआत की। साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील, लगभग कहीं कहीं आपको 41 मील भी लिखा मिल जाएगा, लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी गांव था एक गुजरात में, वहां समुद्र तट पर पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। अब दोस्तों, यहाँ भी गौर करिए कि गांधी जी ने नमक कानून ही क्यों तोड़ा और इतनी लंबी यात्रा क्यों की। नमक कोई ऐसा तो मुद्दा नहीं था कि जनता नमक से परेशान थी, इसमें गांधी जी को मतलब कोई दिक्कत थी। दोस्तों, इसमें गांधी जी को पता था कि नमक एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर वर्ग के लोगों का जुड़ाव है, अमीर हो या गरीब, नमक तो सब खाते हैं। इस तरह सभी आंदोलन से जुड़ेंगे। बात रही इतनी दूरी की, तो भाई उस समय ना तो जियो था और ना ही सोशल मीडिया कि तुरंत पता चल जाए कि मोदी जी रामलीला में आ रहे हैं, चलना है सभी को। न्यूज़पेपर थे, उस पर भी अंग्रेजी सरकार का बहुत तगड़ा नियंत्रण था। 1934 तक 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुके थे और प्रमुख नेताओं समेत लाखों भारतीय जेल भेज दिए गए थे। अब आप जानते ही होंगे दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि कोई भी आंदोलन लंबा नहीं चल सकता है। इसी को देखते हुए अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। दोस्तों,
आज भी आप देखते हैं कि आम जनता में पुलिस का खौफ रहता है, जबकि वर्तमान में सरकार भी अपनी है और सहायता करने के लिए पुलिस भी अपनी, जबकि उस समय ना सरकार अपनी थी ना पुलिस। अतः इस आंदोलन से लाखों भारतीयों के अंदर पुलिस जेल तंत्र का जो भय था वो समाप्त हुआ। क्या आपको यह गांधी जी की रणनीति नज़र नहीं आती? मुझे तो आ रही है, शायद आपको भी आ रही होगी। दोस्तों, अब समय आ गया था आंदोलन के अंतिम चरण का, जो था भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। क्रिप्स मिशन वापस लौट चुका था। उसके उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने का आह्वान किया। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। गांधी जी ने विभिन्न वर्गों को निर्देश दिया, सरकारी सेवक नौकरी न छोड़ें, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं, जमींदार कृषकों से लगान न लें, किसान लगान न दें आदि गांधी जी ने घोषणाएं की। दोस्तों, अब एक नया रूप गांधी जी का आपको दिखाता हूँ। गांधी जी ने इस अवसर पर लोगों से कहा था कि एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो, अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये वही गांधी जी थे जो नियंत्रित जन आंदोलन पर बल दे रहे थे, जो अहिंसक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने सारा कुछ जनता पर छोड़ दिया था। उन्हें मालूम था कि अगर अब आज़ाद न हुए तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय है और भारत किसी दूसरी विदेशी शक्तियों के हाथों पुनः गुलाम हो जाएगा, जो उन्हें कतई मंजूर न था। इस आंदोलन में सभी वर्ग, सभी लिंग, सभी विचारधारा के लोगों ने भागीदारी की। अंततः प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, यह टॉपिक भी पसंद आया होगा। चलते चलते आपसे एक बात कहनी है। आज जब लोग लालच, व्यापक हिंसा और भागदौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोज रहे हैं, तो 21वीं सदी में भी गांधी जी की सत्याग्रह और अहिंसा की अवधारणा काफ़ी प्रासंगिक है। दोस्तों, गांधी जी पर और वीडियो चाहेंगे तो मैं आपके लिए लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को अपना प्यार देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत।